हमारे पिछले वीडियो में हमने जाना इंट्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, कितनी कैटेगरीज होती हैं और किसमें हम इस बार ज्यादा फोकस कर रहे हैं, यानी कि एनर्जी और हेल्थ पे। तो पहले बात करते हैं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की। व्हाई डू वी नीड एनर्जी? एनर्जी की जरूरत क्यों होती है? इन व्हाट फॉर्म्स इज इट अवेलेबल? कितनी तरीके से ये हमारे पास उपलब्ध है? एनर्जी इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ अ नेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है विकास की प्रक्रिया का कह सकते हैं नेशन के अंदर। इट इज ऑफ कोर्स एसेंशियल फॉर इंडस्ट्रीज। एनर्जी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत जरूरी है। नाउ इट इज यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एरियाज लाइक प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड फार्म इक्विपमेंट्स। अब इसका इस्तेमाल और ज्यादा बड़ी स्केल पे होने लग गया है एग्रीकल्चर में, या उससे संबंधित क्षेत्र हैं जैसे उत्पादन है या ट्रांसपोर्टेशन है फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, या जो भी फार्म से रिलेटेड चीजें हैं उनका। इट इज रिक्वायर्ड इन हाउसेस फॉर कुकिंग, हाउस होल्ड लाइटिंग एंड हीटिंग। इसकी जरूरत घरों में पड़ती है। अब कुकिंग करने के लिए, घर में बिजली जलानी है, हीटिंग करनी है, इन सब के लिए भी जरूरत पड़ती है। कैन यू थिंक ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी और अ सर्विस विदाउट यूजिंग एनर्जी? आप कोई ऐसी चीज के बारे में सोच सकते हो उसको उत्पादन करने का जिसमें एनर्जी की जरूरत ना हो? सोर्सेज ऑफ एनर्जी, देयर आर कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब दो तरीके के सोर्सेज हैं एनर्जी के, एक है कमर्शियल और दूसरा है नॉन कमर्शियल। कमर्शियल सोर्सेज आर कोल, पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी एज दे आर बॉट एंड सोल्ड। कमर्शियल सोर्सेज इसके कौन कौन से हैं एनर्जी के? कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इनको खरीदा और बेचा जाता है। They account for over 50% of all energy sources consumed in India. इनका लगभग 50% इस तरह के एनर्जी सोर्सेज का हमारे इंडिया में इस्तेमाल होता है। नॉन कमर्शियल सोर्सेज जो एनर्जी के हैं, अब वो कौन कौन से हैं? नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर फायरवुड, एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड ड्राइड डंग। जो नॉन कमर्शियल सोर्सेज एनर्जी के हैं, अब उसमें है ईंधन की लकड़ी जो होती है, एग्रीकल्चर से जो बचा हुआ वेस्ट होता है, या फिर सूखा हुआ गोबर। These are non-commercial as they are found in natures of forest. अब ये नॉन कमर्शियल इसलिए हैं क्योंकि ये नेचर में अपने आप मिलते हैं या फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। फाइल, commercial resources of energy are generally exhaustible. Non-commercial sources are generally renewable. जो कमर्शियल सोर्सेज हैं एनर्जी के, वो जनरली खत्म हो जाएंगे, यानी कि अगर हाइड्रो पावर नहीं होगी तो ये बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाएंगे। जबकि नॉन कमर्शियल सोर्सेज जो हैं वो ऐसे हैं कि वो दोबारा बनते रहते हैं, रिन्यूएबल हैं। More than 60% of the households depend on the traditional sources of energy for meeting their regular cooking and heating needs. 60% जो इंडियन हाउसहोल्ड्स हैं उसमें वो आज भी निर्भर करते हैं जो हमारा ट्रेडिशनल सोर्स चला रहा है एनर्जी का, अपनी जो जरूरत की कुकिंग करनी है या हीटिंग की नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बोथ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर नोन एज कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दोनों ही कमर्शियल और नॉन कमर्शियल सोर्सेज जो एनर्जी के हैं उनको हम कन्वेंशनल सोर्सेज कहते हैं एनर्जी का। देयर आर 3 अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी व्हिच आर कॉमनली टर्म्ड एज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। अब 3 और मुख्य सोर्स हैं एनर्जी के जिनको कि हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं एनर्जी के। पहला है सोलर एनर्जी, दूसरा है विंड एनर्जी और तीसरा है टाइडल पावर। ये 3 चीजें हैं जिससे क्या कहते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं एनर्जी के। Being a tropical country, India has almost unlimited potential for producing all 3 types of energy if some appropriate cost-effective technologies that are already available are used. अब क्योंकि हमारा कंट्री एक ट्रॉपिकल कंट्री है, इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा में, असीमित मात्रा में हमारे पास ये तीनों जो एनर्जीज हैं तरह की ये प्रोड्यूस होती हैं, थोड़ी सी कॉस्ट इफेक्टिव हैं, लेकिन अगर इसमें टेक्नोलॉजी का अच्छी तरह जो कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं उनका अगर इस्तेमाल किया जाए, जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनको इस्तेमाल किया जाए, तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हमारे असीमित मात्रा में प्रोड्यूस करी जा सकती है। इवन चीपर टेक्नोलॉजीज कैन बी डेवलप, सस्ती टेक्नोलॉजी भी डेवलप करी जा सकती है। कंजम्पशन पैटर्न ऑफ कमर्शियल एनर्जी, अब कंजम्पशन कैसे होता है कमर्शियल एनर्जी का? एट प्रेजेंट कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन मेक्स अप अबाउट 65% ऑफ टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन इंडिया। कमर्शियल एनर्जी जो है वो लगभग उसकी खपत 65% है पूरी एनर्जी जो इंडिया में कंज्यूम होती है उसके मुकाबले। दिस इंक्लूड्स कोल विद द लार्जेस्ट शेयर ऑफ 55%, फॉलोड बाय ऑयल एट 31%, नेचुरल गैस एट 11% एंड हाइड्रो एनर्जी एट 3%। अब इसमें कोल जो है उसकी खपत सबसे ज्यादा है तो वो 55% शेयर है, उसके बाद ऑयल आता है 31%, नेचुरल गैस 11% और हाइड्रो एनर्जी सिर्फ 3%। Non-commercial energy sources consisting of firewood, cow dung and agricultural waste account for over 30% of the total energy consumption. वहीं पर जो non-commercial energy sources हैं जिसमें firewood, cow dung, agricultural waste शामिल हैं, ये सिर्फ 30% है total energy consumption का।
The critical feature of India's energy sector and its linkage to the economy is the import dependence on crude and petroleum products, which is likely to grow more than 100% in the near future. जो सबसे क्रिटिकल फीचर है इंडिया के एनर्जी सेक्टर का या उसका जो लिंक है इकोनॉमी से, वो ये है कि इसकी जो डिपेंडेंस है वो क्रूड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे है जो ये बाहर से इंपोर्ट करता है, और ये बहुत ज्यादा बढ़ेगी, लगभग 100% बढ़ जाएगी आने वाले भविष्य में. The sectoral pattern of consumption of commercial energy is given in table 8.2. अब आपकी टेबल जो 8.2 है उसमें किस तरीके से सेक्टर वाइज जो है पैटर्न है कंजम्पशन का कमर्शियल एनर्जी का वो दिया है. The transport sector was the largest consumer of commercial energy in 1953-54. 1953-54 में ट्रांसपोर्ट सेक्टर सबसे ज्यादा कमर्शियल एनर्जी का कंज्यूमर था. However, there has been continuous fall in the share of the transport sector, while the share of the industrial sector has been increasing. लेकिन लगातार जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर के शेयर में गिरावट आती गई और इंडस्ट्रियल सेक्टर का शेयर बढ़ता चला गया. The share of oil and gas is highest among all commercial energy consumption, जिसमें ऑयल और गैस का जो शेयर है वो सबसे ज्यादा है कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन में. With the rapid rate of economic growth, there has been a corresponding increase in the use of energy. जितनी तेज से आर्थिक विकास हो रहा है उससे बहुत तेजी से प्रगति हो रही है या इस्तेमाल हो रहा है एनर्जी का. अब है पावर और इलेक्ट्रिसिटी. The most visible form of energy, which is often identified with progress in modern civilization, is power, commonly called electricity. सबसे ज्यादा जो विजिबल फॉर्म है एनर्जी की जिसको हम तरक्की के साथ जोड़ते हैं, पहचानते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन में, वो है पावर, जिसको कि हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बिजली. It is one of the most critical components of infrastructure that determines the economic development of the country. ये सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्योंकि इसी से ही जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है कंट्री की पता चलती है. The growth rate of the demand for power is generally higher than the GDP growth rate. जो ग्रोथ रेट पावर की डिमांड का है वो बहुत ज्यादा है जीडीपी ग्रोथ रेट से. स्टडीज पॉइंट आउट दैट इन ऑर्डर टू हैव 8% जीडीपी ग्रोथ पर एनम, पावर सप्लाई नीड्स टू ग्रो अराउंड 12% एनुअली. अगर आप ये चाहते हैं कि 8% जीडीपी ग्रोथ हो पर ईयर, तो पावर सप्लाई को लगभग 12% होना होगा हर साल, उसको भी ग्रो करना होगा. Electricity is a secondary form of energy produced in the primary energy sources, including coal, hydrocarbons, hydroenergy, nuclear energy, renewable energy, etc. Electricity एक तरह से secondary form मानी गई है एनर्जी की, जो कि प्रोड्यूस होती है प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज से, जिसमें कोल, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोएनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी शामिल हैं. प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन टेक्स इनटू अकाउंट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ फ्यूल्स. जो प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन है अब वो क्या करता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो फ्यूल का कंजम्पशन है उसको लेता है. इट कैन नॉट गिव द कंप्लीट पिक्चर इन रिस्पेक्ट टू द अल्टीमेट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय द कंज्यूमर्स. इससे जो है आपके सामने एक पिक्चर साफ नहीं होती कि टोटल कितना कंजम्पशन हो रहा है एनर्जी का कंज्यूमर्स के द्वारा. द सेकेंडरी सोर्सेज इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ कोल, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस. और जो सेकेंडरी सोर्सेज है इंडिया में उसमें आपका कोल, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी और नेचुरल गैस शामिल है. In India, in 2003-04, thermal sources accounted for almost 70% of the power generation capacity. इंडिया में 2003-04 में जो थर्मल सोर्सेज थे वो लगभग 70% जो है पावर जनरेशन का काम कर रहे थे, पावर जनरेशन कैपेसिटी थी. हाइड्रो, विंड एंड न्यूक्लियर सोर्सेज अकाउंटेड फॉर 28 and 2.4% रिस्पेक्टिवली, जबकि हाइड्रो, विंड और न्यूक्लियर सोर्सेज जो है इनका सिर्फ 28 या 2.4% ही था. India's energy policy encourages two energy sources. अब इंडिया की जो एनर्जी पॉलिसी है वो प्रोत्साहन देती है दो एनर्जी सोर्सेज को, हाइडल एंड विंड, as they do not rely on fossil fuel and hence avoid carbon emissions. तो इसमें क्या है, एक तो फोसिल फ्यूल पे आप डिपेंड नहीं कर रहे हैं, दूसरा क्या है, कार्बन एमिशन इसमें बहुत कम होता है. This has resulted in faster growth of electricity produced from these two sources. और नतीजा क्या हुआ, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें बहुत ज्यादा तेजी से विकास हुआ, बहुत तेजी से जो है उत्पादन हुआ इन दो सोर्सेज से. एटॉमिक एनर्जी इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. अब एटॉमिक एनर्जी जो है बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है इलेक्ट्रिक पावर का. इट हैज एनवायरमेंटल एडवांटेज एंड इट ऑल्सो लाइकली टू बी इकोनॉमिकल इन द लॉन्ग रन. इसके एनवायरमेंट के तौर पे देखा जाए तो काफी फायदे हैं, साथ ही साथ ये काफी जो है इकोनॉमिकल पड़ता है, मतलब सही पड़ता है रेट वाइज लॉन्ग रन में. At present, nuclear energy accounts for only 2.4% of the total primary energy consumption against a global average of 13%. This is far too low.
अब अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है सिर्फ 2.4% है, जो टोटल प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन है उसका सिर्फ 2.4% है। अगर ग्लोबल एवरेज देखा जाए 13%, तो भी उसके मुकाबले में ये बहुत कम है। Some challenges in the power sector. Electricity generated by the various power stations is not consumed entirely by ultimate consumers. जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है अलग अलग पावर स्टेशन से, वो पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हो जाती जो कंज्यूमर्स है उनके द्वारा, यानी खपत नहीं होती। अ पार्ट इज कंज्यूम्ड बाय पावर स्टेशन ऑक्सिलरीज। मतलब ये हुआ कि कुछ हिस्सा जो है पावर स्टेशन के जो और सर्विसेज है उनमें कंज्यूम हो जाता है। ऑल्सो व्हाइल ट्रांसमिटिंग पावर अ पोर्शन इज लॉस्ट इन ट्रांसमिशन। जब पावर को दिया जाता है तो कुछ हिस्सा उसके ट्रांसमिशन में खत्म हो जाता है। What we get in our houses, office and factory is a net availability. तो जो चीज हमें चाहे घर में हो, ऑफिस में हो, फैक्ट्रीज में मिलती है, वो नेट टोटल मिला के जो बचती है वो मिलती है। Some of the challenges that India's power sector faces today are, अब कौन कौन से challenges जो इंडिया के पावर सेक्टर आजकल झेल रहे हैं वो कौन से हैं? India's installed capacity to generate electricity is not sufficient to feed an annual economic growth of 7%. इंडिया में जितनी भी कैपेसिटी है, अब तक की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के स्टेशंस लगे हैं उनमें इतनी क्षमता नहीं हो पाई है, या वो इतने पर्याप्त नहीं है कि जो हर साल ग्रोथ हो रही है हमारी 7% की, उसका पूरी तरह से पड़ पाए। In order to meet the growing demand for electricity between 2000 and 2012, India needs to add 1 lakh megawatt of new capacity, whereas at present India is able to add only 20,000 megawatt a year. अगर अपनी ये जो बढ़ती हुई डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की, इसको पूरा करना है लगभग 2000 से 2012 के बीच में, तो इंडिया को 1 लाख मेगावाट नया ऐड करना पड़ेगा कैपेसिटी लेके, क्योंकि प्रेजेंट में इंडिया सिर्फ जो है 20,000 मेगावाट जो है उसी को ही बस ऐड कर पा रही है। इवन द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज अंडर यूटिलाइज्ड बिकॉज प्लांट्स आर नॉट रन प्रॉपर्ली। अब जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वो भी पूरी तरह से नहीं इस्तेमाल हो पा रहे क्योंकि प्लांट्स जो है सही से नहीं चलते। State electricity boards which distribute electricity incur losses which exceed ₹500 billion. जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको इतना घाटा उठाना पड़ रहा है जो बढ़कर लगभग 500 बिलियन रुपए हो गया है। दिस इज ड्यू टू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। अब ये किस वजह से होता है? ट्रांसमिशन के और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें घाटा होने की वजह से। रॉन्ग प्राइसिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर इनएफिशिएंसीज। जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस है वो गलत बताना या और चीजों का सही तरीके से ना होना। Some scholars also say that distribution of electricity to farmers is the main reason for the losses. बहुत से स्कॉलर्स ये मानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है किसानों को वो सबसे बड़ा कारण है लॉस का। Electricity is also stolen in different areas which also adds to the woes of SEB. इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या होता है, अलग अलग एरिया में चुरा ली जाती है। मतलब किसी ने कहीं से तार जोड़ लिया, कुछ कर लिया, सही तरीके से ना करके अगर आप गलत तरीके से बिजली लेते हो तो उससे भी जो है नुकसान किसको होता है? एसईबी को। प्राइवेट सेक्टर पावर जनरेटर्स आर येट टू प्ले देयर रोल इन अ मेजर वे। अभी प्राइवेट सेक्टर के जो पावर जनरेटर्स हैं उनको अपना रोल निभाना जो है एक बड़े स्केल पे बाकी है। सेम इज द केस विद द फॉरेन इन्वेस्टर्स। वही केस फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ है। There is general public unrest due to high power tariffs and prolonged power cuts in different parts of the country. लोग जो है वो बहुत ज्यादा असंतुष्ट होते हैं क्योंकि क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी के दाम बहुत ज्यादा, दूसरा क्या है बहुत लंबे समय तक पावर काट दी जाती है अलग अलग हिस्सों में कंट्री के। थर्मल पावर प्लांट्स which are the mainstay of the India's power sector are facing shortage of raw material and coal supplies. जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो हमारे इंडिया पावर सेक्टर के जो मेन कहा जाता है कि बेस हैं उनको भी शॉर्टेज फेस करनी पड़ती है रॉ मटेरियल्स की और कोल सप्लाईज की। मेकिंग अ डिफरेंस, थाने सिटी इज एक्वायरिंग अ ब्रांड न्यू इमेज एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेकओवर। थाने सिटी जो है वो अपनी बिल्कुल पूरी तरीके से शक्ल बदल रही है, एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली इमेज बना रही है। कैसे? Large scale use of solar energy, which was considered a somewhat far-fetched concept, has brought a real benefits and results in cost and energy savings. बहुत ज्यादा मात्रा में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना जो पहले बहुत दूर की बात समझी जाती थी, कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था जो बहुत ज्यादा लोग लाइक कर रहे हो, लेकिन आज उसके सही मायने में फायदे और नतीजे कॉस्ट और एनर्जी सेविंग में देखने को मिल रहे हैं। It is being applied to heat water, power traffic lights and advertise hoardings. अब इसका इस्तेमाल पानी को गर्म करने में, ट्रैफिक लाइट्स को पावर देने में और जो होर्डिंग्स लगे होते हैं उनके एडवर्टाइजमेंट को दिखाने के लिए इन सब सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है।
एंड लीडिंग दिस यूनिक एक्सपेरिमेंट इज द थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और इसको करने वाला, जो एक्सपेरिमेंट करने वाला लीड कॉर्पोरेशन कौन सा है? थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। It had made compulsory for all new buildings in the city to install solar water heating system. अब इन्होंने क्या है, जितनी भी नई बिल्डिंग्स बन रही है शहर में, उनको कंपलसरी कर दिया है कि आपको सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम लगाना ही लगाना होगा। कैन यू सजेस्ट एनी अदर आइडियाज टू यूज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इन अ बेटर वे? अब आपको ये सोचना है कि किस तरीके से आप नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का इस्तेमाल और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। दूसरा है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, द केस ऑफ दिल्ली। Since independence, power management in the capital has changed hands 4 times. अभी तक इंडिपेंडेंस के बाद से जो पावर मैनेजमेंट है कैपिटल के अंदर, वो 4 बार अलग अलग हाथों में गई है। द दिल्ली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वॉज सेट अप इन 1951। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। दिस वॉज सक्सीडेड बाय द दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग इन 1958। इसके बाद इसको ओवरटेक किया दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग ने 1958 में। The Delhi Vidyut Board came into existence as SEB in February 1997. अब दिल्ली विद्युत बोर्ड आया, जैसे कि सेब आया था फरवरी 1997 में। Now it rests with 2 leading power majors of the country following the privatization of the Delhi Vidyut Board. अब क्या है, 2 मेजर पावर जो कंट्रीज के अंदर हैं, लीडिंग पावर्स है कंट्रीज के अंदर, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास है, जिसमें दिल्ली विद्युत बोर्ड का प्राइवेटाइजेशन भी किया जा रहा है। Reliance Energy Limited owned BSES manages power's distribution in 2/3 of Delhi through its 2 companies known as South Discoms. South and West areas are handled by BSES Rajdhani Power Limited, whereas BSES Yamuna Power Limited looks after the central and east areas. जो Reliance Energy Limited है, उन्होंने ओन किया BSES को, और फिर वो जो है पावर मैनेजमेंट जो है या पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको मैनेज कर रहे हैं 2/3 हिस्से में दिल्ली के अंदर अपनी 2 कंपनीज के थ्रू, जिसको बोलते हैं डिस्कॉम्स। साउथ और वेस्ट एरिया जो है वो हैंडल कर रही है राजधानी पावर लिमिटेड, और जो दूसरा एरिया है सेंट्रल और ईस्ट का, उसको हैंडल कर रही है यमुना पावर लिमिटेड। द टाटा पावर ओन एनडीपीएल डिस्ट्रीब्यूट्स पावर टू द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द कैपिटल। अब टाटा पावर ओन एनडीपीएल जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में कैपिटल के। बोथ द डिस्कॉम्स फर्दर हैव 23 ग्रिड्स बिटवीन देम टू सप्लाई पावर टू अप्रॉक्सीमेटली 28 लाख कंज्यूमर्स इन द कैपिटल एरिया। अब दोनों ही डिस्कॉम्स जो हैं, इनके पास 23 ग्रिड्स हैं दोनों के बीच में, जो सप्लाई करती है पावर लगभग 28 लाख कंज्यूमर्स को कैपिटल एरिया के अंदर। द टैरिफ स्ट्रक्चर एंड द अदर रेगुलेटरी इश्यूज आर मॉनिटर्ड बाय द दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। अब जो ट्रैफिक का टैरिफ का स्ट्रक्चर है या जो और उससे रिलेटेड इश्यूज हैं, वो सब देखता है दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। Though it was expected that there will be greater improvement in power distribution and the consumers will benefit in a major way, experience shows unsatisfactory results. वैसे उम्मीद ये करी गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा, सुधार आएगा पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, और कंज्यूमर्स को कई बार काफ़ी अच्छे तरीके से फ़ायदा होगा, लेकिन जिस तरह का अनुभव हुआ है वो बताता है कि जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी असंतोषजनक हैं। अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, CFLs consume 80% less power as compared to the ordinary bulbs. जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है BEE, उसने बताया कि जो CFL होते हैं, यानी कि जो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स होते हैं, वो लगभग 80% कम पावर यूज करते हैं ऑर्डिनरी बल्ब्स के मुकाबले। As put by a CFL manufacturer, Indo-Asian replacement of 1 billion 100 watt bulbs with the 20 watt CFLs can save 80 megawatt in a power generation. अब जैसा CFL मैन्युफैक्चरर का दावा है, इंडो एशियन जो CFL मैन्युफैक्चरर हैं, कि अगर 1 मिलियन 100 वाट के बल्ब जो हैं उसकी जगह 20 वाट की CFL लगा दी जाए तो लगभग 80 मेगावाट जो है वो बच सकती है पावर जनरेशन में। दिस अमाउंट्स ऑफ सेविंग ₹400 करोड़ एट द रेट ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉस्ट ऑफ ₹5 करोड़ पर मेगावाट। ये जो अमाउंट है ये लगभग 400 करोड़ रुपया इसमें बच सकता है, जितना कि रेट ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉस्ट है लगभग 5 करोड़ पर मेगावाट। Thus, continued economic development and population growth are driving the demand for energy faster than what India is producing currently. जिस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है, उससे जो डिमांड है एनर्जी की वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, जितना कि इंडिया में उत्पादन हो रहा है उससे कहीं ज्यादा। More public investment, better research and development efforts, exploration
technological innovation and use of renewable energy sources can ensure additional supply of electricity. ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो, ज़्यादा अच्छे रिसर्च हो, डेवलपमेंट एफर्ट्स हो, कोशिश करी जाए, एक्सप्लोर किया जाए चीज़ों को, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लाया जाए या रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं इनका इस्तेमाल किया जाए. इससे जो है एडिशनल सप्लाई हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी की. Though the private sector has made some progress, it is necessary to tap this sector to come forward and produce power on large scale. अब वैसे जो प्राइवेट सेक्टर है उसने कुछ तरक्की करी है, तो बहुत ज़रूरी है कि इस सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए कि वो आगे आए और पावर को प्रोड्यूस करें काफ़ी बड़े स्केल पे. One also has to appreciate the efforts made in this regard. और जो कोशिशें करी गई हैं इस चीज़ से रिलेटेड उसकी भी तारीफ होनी चाहिए. For example, India is already the world's 5th largest producer of wind power. अभी इंडिया जो है 5th largest producer है wind power का, with more than 95% investments coming from the private sector. इसमें 95% investment जो है वो private sector से हैं. Greater reliance on renewable energy sources offers enormous economic, social and environmental benefits. ज़्यादा से ज़्यादा ये जो निर्भरता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल फ़ायदे मिल सकते हैं. अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हेल्थ. वो करते हैं अगले वीडियो में.